गुड्स बन के रेडी होंगे, बन के रेडी तो सेल्स होगा, सेल्स होगा तो कलेक्शन होगा, कलेक्शन होगा तो वापस कैश आएगा, फिर वापस से परचेज होगा। यस, वेरी गुड। पूरा चेन को इफेक्ट होगा। क्या बात है। यहीं पे आगे देखो कोऑर्डिनेशन, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा नहीं देगा, बराबर है, तो प्रोडक्शन बंद, प्रोडक्शन बंद तो सेल्स बंद, सेल्स बंद तो इनकम बंद, इनकम बंद तो सेल्स एंड प्रॉफिट कम हो जाएगा, सेल्स कम तो प्रॉफिट भी कम। आगे, प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अभी एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? एक्सपांशन का मतलब क्या? बिजनेस लिमिट बढ़ाना। जैसा इधर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा ये पहला एक था, अभी हम लोग तीसरा स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे बिजनेस की लिमिट को बढ़ाना। जैसा फॉर एग्जांपल अभी जैसे भड़कने का नहीं, नॉर्मल एग्जांपल दे दो। फिलिशा, फिलिशा ब्यूटिशियन है। फिलिशा ने क्या किया? अपने एक ब्यूटी पार्लर किधर डाला? विरार में डाला। बहुत अच्छा चला, उसकी डिमांड नालासोपारा में भी आ गई। उसने क्या किया? नालासोपारा में भी डाला, नालासोपारा में स्टैब्लिश किया। अब डिमांड वसई में आ गई, वसई में भी स्टैब्लिश किया, मतलब 1 से 3 पे आ गई। बट ये एक्सपांशन करने के लिए, ये नया स्टैब्लिश करने के लिए वी रिक्वायर्ड मनी। ओ फिलिशा के पास तो ऐसा कुछ वो बोलते ना, क्या था यार, एक मैजिक पेंसिल नहीं है, मैजिक पेंसिल नहीं, या तो डोरेमोन का गैजेट नहीं है। क्यों ऐसा सोचेगी कि भाई मेरे को एक और मेरा ब्यूटी पार्लर होना चाहिए तो ब्यूटी पार्लर बन के रेडी हो जाएगा? नहीं, उसके लिए क्या लगेगा? फाइनेंस। अब तुम बोलेंगे सर मॉडिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन क्या है? तो बेटा डाइवर्सिफिकेशन ये है बिजनेस लाइन चेंज करना, या तो न्यू कुछ लेके आना। जैसा एग्जांपल अगर दूं तो टाटा। अब अगर आप टाटा को देखो, टाटा को देखो तो टाटा के ग्रुप के अंदर ही पहले टाटा का नाम आता था ना, टाटा के नाम में हमको खाली टाटा होटल्स का याद आता था, हॉस्पिटैलिटी याद आती थी, टाटा सॉल्ट याद आता था। लेकिन आज के जमाने में आप देखो टाटा नाम आया मतलब हमारे पास उसके वेरियस ऑप्शंस है, वेरियस बिजनेस है डिफरेंट टाइप। टाटा का सॉल्ट भी है, टाटा टी भी है, फिर उसके बाद में टाइटन जो वॉचेस आते हैं वो भी है, कंसल्टेंसी सर्विसेज है, आईटी सेक्टर्स है, ऑटोमोबाइल्स है, फिर एंटरटेनमेंट टाटा के। दैट इज कॉल्ड एज अ डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। तो ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी क्या लगेगा? पैसे की जरूरत लगेगी। और ये सब के लिए जैसा फॉर एग्जांपल न्यू मशीन परचेस करने का तो फंड का रिक्वायरमेंट। ओके, चलो आगे। मैनेजिंग रिस्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11th स्टैंडर्ड में बिजनेस में पॉइंट पढ़ा था रिस्क। रिस्क इज इनएविटेबल, इट कांट इग्नोर, बट रिस्क को हम लोग क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या करके रख सकते हैं? मिनिमाइज करके कर सकते हैं बाय टेकिंग इंश्योरेंस एंड ऑल। ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हमारे घर में से, तुम्हारे इधर क्या, मेरा भी सेम कंडीशन था, पेरेंट्स काम पे नहीं जाते थे, बट स्टिल हम लोग ने वो ड्यूरेशन मैनेज किया। हाउ? कैसे किया हम लोग ने मैनेज? कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, मैंने भी मैनेज किया। मैं भी मेरा एग्जांपल लेता हूं। अवल ने बोला सेविंग्स, यस सेविंग करके रखा था। अच्छा ये सेविंग क्या अपने आप करके रखा था? हम लोग ने पास्ट में कुछ ना कुछ तो प्लानिंग की थी, बराबर है, फाइनेंशियल प्लानिंग की थी, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग की थी हम लोग ने, मतलब हमने, आपके पेरेंट्स ने, मैंने, हम लोग ने किया था, तब जाके हमारा सेविंग हुआ था ना, बराबर है, तब जाके सेविंग हुआ था। मतलब यहाँ पे जो ये रिस्क हो गया, यहाँ पे जो अनवांटेड रिस्क हो गया, इसमें भी हम लोग ने क्या किया? सर्वाइव किया। हम लोग ने क्या किया? सर्वाइव किया। अगर आपको एक सिंपल सा पॉइंट याद होगा, तारक मेहता अगर आप देखते होंगे तो तारक मेहता में एक बार पोपटलाल को क्वेश्चन भी पूछा था उसके दोस्त लोग ने कि तू इतना पैसा बचा के करेगा क्या? तो उसने बताया था, देखो एक छोटा कि रिस्क, ऑटो का पैसा बचा के इतना पैसा जमा किया, फिर मिस कॉल मार के इतना पैसा जमा किया। क्यों? शादी के लिए। क्यों? शादी के लिए। ओके वो एग्जांपल मेरे को लेना नहीं चाहिए था एक्चुअली, लेकिन जस्ट खाली मैं एक एग्जांपल समझाने के लिए लिया कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर के रिस्क के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज मेरे को बताओ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में भी क्यों स्टैब्लिश, क्यों खड़े उन लोग, क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? रीजन, क्योंकि बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, बिकॉज ऑफ बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग। So company needs finance to manage the risk like loss due to natural calamities, sudden fall in sales, etc. Okay? तो इधर पे भी अपने को पैसे की जरूरत होगी, इधर भी अपने को पैसे की जरूरत होगी। फिर आगे रिप्लेस ओल्ड असेट।
रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट, जैसा ये मशीनरी है, ये ओल्ड मशीनरी है, स्क्रैप हो गई, ओल्ड मशीनरी स्क्रैप हो गई, इसमें एक तो प्रोडक्शन भी कम होता होगा एंड फ्यूल भी ज्यादा खाती रहेगी, तो अभी इसको रिप्लेस करने का है। अच्छा, अगर रिप्लेस करने जाएंगे तो क्या रिप्लेस करने के टाइम पे अपने को क्या कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा? नहीं, पैसा देना पड़ेगा। याद करो, एक्सचेंज ऑफर, जूना दो नया लो, जूना दो नया लो। क्या जूना दो नया लो के अंदर क्या हम लोग क्या जाके जूना देके नया वैसे लेके आते हैं? नहीं, अपने को ऊपर से पेमेंट भी करना पड़ता है ना। तो whenever we replace our old asset, we required money, हमको पैसे की जरूरत होती है। we required money, we required finance। फिर आगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये कंपनी है, ये कंपनी है, कुछ पब्लिक ने क्या किया, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया। किसमें? कंपनी के शेयर्स में, उनको बोलेंगे शेयर होल्डर। कुछ पब्लिक है जिसने कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, तो उसको बोलेंगे डिबेंचर होल्डर। पैसा दिया, डिबेंचर लिया, पैसा लिया, शेयर्स लिया। अब शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। बट ये डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास क्या होना चाहिए? व्हाट रिक्वायर्ड? फाइनेंस। कंपनी विल रिक्वायर्ड फाइनेंस। कंपनी के पास पैसा होगा तो कंपनी इनको पेमेंट करेगी। हेलो हेलो हेलो, भाग गए क्या सब लोग? 10 मिनट सर ऊपर हो गया, 10 मिनट अपना देखो उसमें ही निकल गया था, आवाज नहीं आ रही इसके अंदर, जागते रहो जरा। लास्ट पॉइंट ये, ओके फिलिशा बेटा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। यस फेवियन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। यू नो वेरी वेल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट है तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट बैठी है काटने के लिए, जिधर प्रॉफिट निकला चल मेरा हिस्सा ला। मतलब गवर्नमेंट कैसा वसूली करती है? लीगल वे से, टैक्स के रूप में। ऐसा नहीं बोलेगी ए भाई अपन वसूली भाई हफ्ताला हफ्ताला हफ्ताला, नहीं ऐसा नहीं, वो हफ्ता नहीं मांगती, वो ईयरली मांगती है। ईयरली क्या मांगती है? टैक्स। गवर्नमेंट क्या मांगती है? टैक्स मांगती है। एंड सिमिलरली फीस पेमेंट करना पड़ता है। आप बोलेंगे सर फीस का है का? तो आपने एक सुना होगा वर्ड आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अच्छा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, वो कभी भी फ्री में काम नहीं करती। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कभी भी फ्री में नहीं काम करती। दे चार्ज सम अमाउंट विच इज कॉल्ड एज फीस। वो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करती है और प्रोफेशनल को क्या देना पड़ता है? फीस देना पड़ता है। तो उनको क्या पेमेंट करना पड़ता है? फीस। तो पेमेंट करने के लिए जैसा अभी बहुत सारा चीज है, जैसा फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का है, आइदर इट इज इनकम टैक्स और जीएसटी, फिर और पेमेंट करना पड़ेगा किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। तो ये सब के लिए क्या जरूरत है? किसकी जरूरत है? फीस की जरूरत है। सॉरी, फीस एंड टैक्स पे करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। ओके, अब ये 10 पॉइंट्स है, इसका मैंने एक कीवर्ड बनाया है। सर कीवर्ड को कैसे यूज करने का, क्या करने का, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। भागने का नहीं है, रुकने का। लेकिन आप ये कहीं पे लिख के रखो, स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, याद करने के लिए, पॉइंट्स याद करने के लिए बहुत इजी होगा। जैसा ये रहा कीवर्ड, हेल्प्स इन डीआरएस। हेल्प्स इन डीआरएस ब्रिंग्स पेमेंट ऑफ एमआरपी। ब्रिंग्स पेमेंट ऑफ एमआरपी। कल के लेक्चर में जब मैं क्वेश्चन पूछेगा, एक मिनट, एमआरपी इधर है ना, इधर 2 नहीं आएगा, इधर 4 आएगा। नहीं सॉरी, इधर 2 ही आएगा, मेरा गलती हो गया। हेल्प्स इन डीआरएस ब्रिंग्स पेमेंट ऑफ एमआरपी। अभी जैसे हेल्प से रिलेटेड कितने पॉइंट है? 1 2 3 पॉइंट है, बराबर है। अब हेल्प्स तो कॉमन है, उसमें आगे क्या याद रखने का? डीआरएस। डी फॉर डिसीजन, आर फॉर, सॉरी आर से 2 है ना, बोला कुछ तो गड़बड़ हो गया। आर से 2 है, आर से 2 पॉइंट। हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एस से हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। ब्रिंग से ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। पेमेंट से 2 है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। एमआरपी, मैनेजिंग रिस्क, रिप्लेस ओल्ड असेट, प्रमोट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। सर आपने ये क्यों बनाया? ये याद रखने के लिए, क्योंकि आपके पास है ना बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, आपको इस तरीके से इसको बायर्ड करने का, याद करने का। सर एग्जाम में ये कहीं लिखने का है क्या? बेटा अपने टेक्स्ट बुक में किधर पे भी ये रूल नहीं लिखा है कि हमको इसी तरीके से याद करने का है। ये सिर्फ जस्ट आपको याद करने के लिए मैंने ये बनाए हुए हैं कीवर्ड्स, जस्ट फॉर रिमेंबर, ट्रिक्स बोलते हैं जिसको। हाँ, फ्लो चार्ट वगैरह पढ़ाई है। के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन,
CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी हाँ, का फ्लो साथ। चार्ट वगैरह है, फ्लो चार्ट वगैरह है। ओके, जस्ट एक ट्रिक जैसा है कि इसको हाउ टू रिमेंबर, सिंपल वर्ड्स में बोले तो हाउ टू रिमेंबर। और जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन पूछेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको खाली इतना ही पूछेगा, हेल्प से क्या पॉइंट है, तो आपका आंसर एक 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 आना चाहिए। और रैंडमली में किसको भी पूछेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। ओके, हाँ, किसी को कोई पॉइंट में डाउट है? अवल तू जाना नहीं, तू रुकना, तेरे से काम है मेरे को। अवल टेक्स्ट बुक में सब पॉइंट है, मैंने जस्ट इसको पीपीटी पे लेके आया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे रहेगा तो तुम लोग का कैसा टेक्स्ट बुक पे ही है ना। हेलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? भूमिका, ए भूमिका, और तुम लोग को आज पढ़ने का है, तुम लोग को घर पे पढ़ने का है। तो लेक्चर्स कैसा लगा? घंटा लाया क्या फेवियन भाई? ओके, स्वाद आ गया, क्या बात है। चलो ठीक है बेटा। अवल तो रुक, तेरे को जरा मेरे को डाउट सॉल्व करने का। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ना, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, जिसको भी सुनने का सुन लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अवल के लिए खाली। मोस्ट वेलकम बेटा। ओके फिलिशा, ओके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना, आईवी वेट। अवल के पास जाता हूँ मैं। ओके जमीन, ओके बाय बाय। जिसको जाने का जा सकता है, जिसका डाउट बाकी है ना, जिसको डाउट के लिए भी रुकने का है तो रुक सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अवल मेमोरेंडम क्या होता है? कंपनी का एक है ना सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, जो कंपनीज के, सिंपल लैंग्वेज बोलो तो डूज एंड डोंट्स बताता है। जो कंपनी के पास पावर क्या है वो एक्सप्लेन करता है। कंपनी के पास पावर क्या है वो एक्सप्लेन करता है कि कंपनी ये लेवल के आगे जा नहीं सकती है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इंडिया, अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन पे। वैसे ही कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर, कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर किसके ऊपर बेस्ड होता है? मेमोरेंडम के ऊपर। किसके ऊपर? मेमोरेंडम के ऊपर। एंड ये मेमोरेंडम को सपोर्ट करने के लिए आता है आर्टिकल्स। मेमोरेंडम आउटसाइडर जब डील करेगा तो मेमोरेंडम को पढ़ेगा, एंड जब आर्टिकल्स आता है तो आर्टिकल्स के अंदर जो भी प्रोविजंस लिखे होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, वो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कंपनी के अंदर क्या, कंपनी का देखो, मेमोरेंडम आउटसाइडर एंड कंपनी का रिलेशन डिफाइन करता है। और इनसाइडर कौन हो गए? कंपनी के मैनेजर हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, तो उसके रिलेशन को कंपनी के साथ जोड़ता है। तो अगर आउटसाइडर के साथ डील करने का तो मेमोरेंडम इज सुप्रीम डॉक्यूमेंट, एंड अगर आर्टिकल ये कंपनी के किसी पर्सन के साथ में डील करने का या इंटरनली काम करने का कंपनी के अंदर तो आर्टिकल। जैसा खाली एक एग्जांपल दूं, खाली एक एग्जांपल दूं, अपने कॉलेजेस के, मुझे बताओ बोल है क्या इधर? अवल जरा बोल, सब कॉलेजेस के रूल सेम होते हैं क्या? नो, किसी के, सबके सेम नहीं होते। वो उनका इंटरनली होता है कि कॉलेज के टाइम क्या होने चाहिए। ऐसा कभी कुछ है क्या कॉलेज का कितना टाइम डिफाइंड होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, कॉलेज में लेक्चर्स क्या होने चाहिए? नो, सब अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, बराबर है। लेकिन अगर मैं बोलूं लॉ रिलेटेड टू एजुकेशन, लॉ रिलेटेड टू एजुकेशन, बराबर है, ये मेन डॉक्यूमेंट हो गया, ये मेन कानून हो गया जिसके ऊपर पूरा ये बना हुआ है, कॉलेज बनाया हुआ अपना। लेकिन इंटरनल हो, जैसे अभी दूसरे तरीके से अगर एग्जांपल दो, दूसरे तरीके से तो प्रिंसिपल ने कोई रूल बनाया, बराबर है, वो मेन रूल है, सपोज वो मेमोरेंडम हो गया। क्लास टीचर प्रिंसिपल के रूल के अगेंस्ट में जा नहीं सकते। अब वो रूल को
बच्चे के साथ में कैसा डील करने का है, ये क्लास टीचर्स देखेंगे। क्लास टीचर्स इंटरनली देखेंगे कि उसको किस तरीके से मेरे को अप्लाई करने का, रूल करने का, व्हाट विल बी द कंडीशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो सिमिलरली कंपनी में मेमोरेंडम आर्टिकल दोनों होते हैं, मेमोरेंडम मेन डॉक्यूमेंट, आर्टिकल सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट। अब क्लियर हुआ तुमको अवल? ओके, आईवी आर यू देयर? आईवी, चलो आईवी का डाउट था सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आईवी पहले बात ध्यान से सुनो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना, इन्वेस्टमेंट व्हेन यू विल डू इन्वेस्टमेंट, आप पैसा कब इन्वेस्टमेंट करोगे? तो जब फंड रेज होगा तभी, मतलब फाइनेंशियल डिसीजन होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एज अ इन्वेस्टर फॉरगेट, जस्ट लीव, कंपनी छोड़ दो, यू आर द इन्वेस्टर। सो एज अ इन्वेस्टर व्हाट यू विल थिंक कि मेरे को कहां से पैसा क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, मैक्सिमम पैसा रिटर्न में मिलना चाहिए एज अ इन्वेस्टर, इट्स योर थिंकिंग। तो कंपनी में जो फाइनेंस मैनेजर होता है ना, फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज ट्राई कि मैं जहां पे इन्वेस्ट करूं वहां से मेरे को मैक्सिमम रिटर्न आए। जैसा फॉर एग्जांपल अभी मैंने फंड रेज कर लिया पब्लिक के पास से, बराबर है, ध्यान से सुन लेना, पब्लिक के पास से फंड रेज कर लिया एज अ मैनेजर, मैंने रेज किया, रेज करने के बाद में पब्लिक ने मेरे को पैसा दिया, मतलब रिटर्न में उनको कुछ तो देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न में मैंने 30,000 मेरे को देने का, ये मेरा प्लानिंग के हिसाब से। बट सेम पैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, मैं रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किधर? रिलायंस में। अब रिलायंस में मेरे को 60,000 रिटर्न में मिल रहा है, तो भाई मेरे लिए तो प्रॉफिट है ना, 60,000 रिटर्न में मिल रहा है और मेरे को 30,000 क्या करने का, रिटर्न देने का है, तो 30,000 मेरा बेनिफिट है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, तो मैंने पब्लिक के पास से पैसा लिया, 30,000 पेमेंट करने का है, बट अगर मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो रिलायंस में मेरे को मिल रहा है 20,000। अब इन्वेस्टमेंट करेगा क्या अपन? नहीं करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, दिल्ली का केस याद है क्या? दिल्ली का एक किधर का केस था, वो ढाबा वाले बाबा थे, याद है? ढाबा वाले बाबा याद है? बीच में अभी देखो उनका वापस से एक न्यूज आया है कि उन्होंने रेस्टोरेंट छोड़ के उन्होंने वापस से ढाबा ज्वाइन कर लिया है। आईवी एंड बाकी बच्चे, अभी मेरे को एग्जांपल याद है, इसके लिए बोल रहा हूं मैं। क्यों किया? कोई मुझे बताएगा क्यों किया? वापस से क्यों आए वो? क्यों आए पता है? सुनो एग्जांपल, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया ना, वो ढाबे का रेंट था 1 लाख रुपीज। अब ये 1 लाख क्या हो गया? रिटर्न हो गया या कॉस्ट हो गया? ये रिटर्न हो गया या कॉस्ट हो गया? कॉस्ट हो गया, बराबर है, कॉस्ट हो गया। बट वो रेस्टोरेंट चलाने के बाद में इन रिटर्न ही गेट्स ओनली 40,000। अब ये 40,000 क्या हो गया अपने लिए? अब ये 40,000 क्या हो गया? ये 40,000 क्या हो गया? वो रेस्टोरेंट चलाने के बाद में वो रिटर्न आया 40,000। अच्छा मुझे बता, इफ आप उधर मैनेजर हो, इफ यू वेयर द मैनेजर, क्या ये आप इन्वेस्ट करते वहां पे? आप पैसा इन्वेस्ट करने देते? नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देते? सर कॉस्ट ज्यादा है, रिटर्न कम है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब समझा आईवी? ये बाबा के ढाबा के ऊपर से समझ में आया तुमको आईवी? So always ensure that as a finance manager, you should ensure कि cost will be minimum and profit or return will be maximum. एक अच्छा खासा एग्जांपल याद आ गया अपने को। Okay? Any other doubt? Any other doubts? तो डिबेंचर का मीनिंग क्या है? फिलिशा बेटा, इन नॉर्मल टर्म्स, जस्ट आई एम टेलिंग यू, जस्ट सिंपल मीनिंग में बोलता हूँ। डिबेंचर्स बोला मतलब लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक के पास से लोन लिया है। ऐसा बैंक के पास से लोन लेते हैं ना, वैसा पब्लिक के पास से। ओके, हाँ। आईवी कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो आईवी कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब ये होता है कि कॉर्पोरेट मतलब बिग कंपनीज एंड फाइनेंस मतलब मनी।
सो इन बिग कंपनीज हाउ मनी डील्स, और जो फाइनेंस होता है फाइनेंस को किस तरीके से डील करते हैं, दैट ऑल, इसके अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए एवरीथिंग आता है, फाइनेंस डिसीजन भी आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आता है, फाइनेंस मैनेजमेंट भी आता है, ये ऑल चीजें जितने भी चीज है ना, ये सबको कवर करके हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। सबको, मतलब कंपनी के अंदर फंड कहाँ से आ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यूज ऑफ फाइनेंस, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, इट ऑल कवर्स अंडर कॉर्पोरेट फाइनेंस। इज दैट क्लियर? Money management in large companies. In simple words, we can say that money management in large companies. Okay? So my dear friends, I hope आप इसको रिवाइज करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल रिवाइज अगेन एंड उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन का डिस्कशन होगा अपना। ओके चलो, ओके, मोस्ट वेलकम बेटा, बाय बाय एंड एंजॉय द रेन। बारिश का मजा लो, मस्त गर्मा गर्म भजिया खा के आराम करो। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर। जिसके भाई अभी इन ट्रांजिट है उनको एडवांस में बाय।